Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. In today's section, I will discuss about the thermal stresses in composite bars. जैसा कि ऑलरेडी जो है वो हेडिंग बना हुआ है थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कंपोजिट बार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कंपोजिट बार का मीनिंग होता है ए बार मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू मटेरियल, और जो मटेरियल होना चाहिए वो डिफरेंट मटेरियल होगा। समझ में आ रहा है? तो ए बार मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ सेम लेंथ इज नॉन एज द कंपोजिट बार। उसी को क्या बोला जाता है? कंपोजिट बार बोला जाता है। तो कंपोजिट बार से रिलेटेड जो है वो इसमें हम लोग थर्मल स्ट्रेस के बारे में जानेंगे कि आखिर कंपोजिट बार में जो कि दो या दो से अधिक मटेरियल से बना हुआ बार होगा तो उस बार में थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, उसको कंप्लीट हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाले इस लेक्चर में। तो आप बिना लेक्चर को स्किप किए कंप्लीट लेक्चर को देखें जरूर। थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले जो है इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। एक डायग्राम है, स्ट्रेस तभी जनरेट होगा थर्मल स्ट्रेस। पहले तो ये समझिए थर्मल स्ट्रेस जनरेट होने के लिए सपोज कीजिए एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल यदि फ्री टू एक्सपैंड होगा या फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए ये मटेरियल सिंपली रखा हुआ है ना, यानी कि यदि आप इसको हीट अप करेंगे, चूंकि थर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है टेम्परेचर स्ट्रेस, इसका एक और मीनिंग है वो क्या है? टेम्परेचर स्ट्रेस है इसका मीनिंग, टेम्परेचर स्ट्रेस। तो टेम्परेचर स्ट्रेस का मतलब होगा कि ऑब्वियस है कि टेम्परेचर या तो मटेरियल का या तो बार का या तो कंपोनेंट का जो होगा या तो ऑब्जेक्ट का जो होगा टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या फिर टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कुछ भी होना चाहिए। तो या तो एक मटेरियल को आप यदि फ्री टू एक्सपैंड छोड़ दिए या फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड तब होगा जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा मटेरियल जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो इस मटेरियल को यदि आप फ्री टू एक्सपैंड यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिजिड सपोर्ट, है ना। यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में जो है वो यदि कोई रिजिड सपोर्ट नहीं है मटेरियल में तो मटेरियल में टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो ये फ्रीली एक्सपैंड हो जाएगा। उस कंडीशन में मटेरियल के अंदर स्ट्रेन इंड्यूस होगा, मतलब कि थर्मल स्ट्रेन होगा, पर थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होगा। क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही समझ पा रहे हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इफ देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स देयर इज नो स्ट्रेस। तो यदि मटेरियल फ्री टू एक्सपैंड है इसका मीनिंग है कि कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि ये एक मटेरियल है, एक बार है, सपोज कीजिए दोनों साइड से आप फिक्स कर दिए, रिजिडली फिक्स्ड कर दिए, रिजिडली फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन, और अब इसको आप हीट अप कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कॉन्सेप्ट? तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मटेरियल का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है हर एक मटेरियल का अपना। तो ये क्या होगा? एक्सपैंड करना चाहेगा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मटेरियल क्या करना चाहेगा? एक्सपैंड करना चाहेगा। तो मटेरियल एक्सपैंड करना चाहेगा लेकिन रिजिडली फिक्स्ड होने की वजह से क्या ये एक्सपैंड हो पाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। यानी एक्सपैंड नहीं होने का मीनिंग क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे एक मटेरियल है, सपोज कीजिए इसको दोनों साइड से फिक्स कर दिए हैं और अब इसका टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक्सपैंड होना
चाहेगा लेकिन रिजिडली सपोर्ट की वजह से एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक्सपेंशन को प्रिवेंट करेगा। रिजिड सपोर्ट मतलब एक्सपैंड नहीं होने देगा ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीमेंट, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके, जिसको रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है। कब? जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो नेचर कैसा है रिएक्शन फोर्स का? कंप्रेसिव। तो इस कंडीशन में जो मटेरियल में स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो कैसा थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा? कॉम्प्रेसिव थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कॉम्प्रेसिव थर्मल स्ट्रेस। अब रिवर्स भी आप सोचें, यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन रिजिड सपोर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट होने को है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा और कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। जैसे एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा था। कौन? सपोर्ट आपका। तो इसीलिए इसमें कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस जनरेट हुआ, थर्मल स्ट्रेस। अब वैसे ही जब टेम्परेचर डाउन होगा तो उस कंडीशन में मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा लेकिन सपोर्ट प्रिवेंट करेगा। तो सपोर्ट प्रिवेंट करने का मीनिंग क्या हुआ? ये कि यदि आपका मटेरियल जो है वो दोनों साइड से फिक्स है, अब इसका टेम्परेचर आप यदि घटा रहे हैं तो इस कंडीशन में मटेरियल में जो फोर्स लगेगा वो देखिए टेंसाइल नेचर का होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीमेंट, लेकिन सपोर्ट प्रिवेंट करेगा, यानी सपोर्ट बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, रिएक्टिव फोर्स लगाएगा। इस कंडीशन में टेंसाइल स्ट्रेस, इस कंडीशन में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये सब एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। थर्मल स्ट्रेस का एक फॉर्मूला भी होता है मेरे डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा और भी बातों को समझिए आप, जो कि ऑलरेडी थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, जो कि थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका अल्फा डेल टी इंटू ई। ये थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है, अल्फा डेल टी इंटू ई। अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल टी हुआ चेंज इन टेम्परेचर, कि अभी मटेरियल का टेम्परेचर क्या था, फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, वो होगा डेल टी। ई है अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मटेरियल का होता है। एक्चुअली में इस लेक्चर में थर्मल स्ट्रेस कंपोजिट बार के बारे में पढ़ेंगे, फिर भी आपको हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब इसी टाइप से जो है वो डेल एल का जो वैल्यू होता है, डेल एल फ्री एक्सपेंशन के टाइम में, फ्री एक्सपेंशन, वो फ्री एक्सपेंशन के टाइम में डेल एल का जो वैल्यू होता है वो डेल एल का वैल्यू होता है अल्फा डेल टी इंटू एल, अल्फा डेल टी इंटू एल। और फिर स्ट्रेन आप निकालना चाहेंगे तो आप कहेंगे सर स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई। तो स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा थर्मल स्ट्रेन, वो थर्मल स्ट्रेन का अल्फा डेल टी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी ये तीन फॉर्मूला का आप रिकॉल करके रखें। अल्फा डेल टी तीनों में जो है कॉमन है। स्ट्रेस का वैल्यू तो ई मल्टीप्लाई होगा, चेंज इन लेंथ या एलोंगेशन तो एक एल होगा, और फिर स्ट्रेन तो आप जानते हैं स्ट्रेस अपॉन ई, तो ई से ई कटेगा नहीं, अल्फा इंटू डेल टी होगा। ये होगा थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू, ये होगा थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू। एक चीज और भी पता चला कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, उल्टा जैसा आपको फील हो रहा है। अब ऐसे ही याद रखें, क्योंकि यही एक्चुअल कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जब टेम्परेचर घटेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या था आपका थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स, इन कंपोजिट बार्स। तो यहाँ पे समझिए कि एक आपका जो है ये कंपोजिट बार है, सपोज यहाँ पे कंसीडर किए। कंपोजिट का मतलब होगा दो से अधिक मटेरियल, दो या दो से अधिक मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एक है, सपोज कीजिए ये आपका एक सिलेंड्रिकल बार है, सिलेंड्रिकल टाइप का बार है, जिसमें ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए हैश टाइप का पोर्शन, ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये फिक्स है। इधर से ऊपर वाला पोर्शन जो ब्लू कलर से, ये मान लीजिए आपका कॉपर का है, ये भी किस चीज़ का है, कॉपर का है। लेकिन अंदर का जो पोर्शन है, जो ये पोर्शन आपको क्लियरली दिख पा रहा है,
ये पोर्शन आपका है सपोज कीजिए किस चीज़ का, स्टील का, अलग अलग मटेरियल का है। इसका यदि क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन जो आपको नजर आएगा वो कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन अपीयर होगा, कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन आपका अपीयर होगा, एक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये आपका कॉपर है और ये अंदर वाला क्या है, स्टील है, स्टील है आपका। ठीक है, अब इसका क्या किया जा रहा है कि टेम्परेचर जो है ये कंप्लीट का, ये टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ऑब्वियस है इसका कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा। सपोज कीजिए इसका लेंथ कितना है, एल है। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका, लास्ट का यहाँ का पॉइंट बी है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे समझिए एक है कॉपर का और एक है स्टील का, एक है कॉपर का बना हुआ और दूसरा किस मटेरियल का है, स्टील का है। अब सबसे पहले ये समझिए कि थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो होता है वो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट स्टील का जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दी कॉपर। तो कितना कितना होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लीनियर, यानी कि कॉपर का इज इक्वल टू लगभग 16 इंटू 10 टू दी पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा स्टील का जो वैल्यू होता है वो होता है 12 इंटू 10 टू दी पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख पा रहे का स्टील का जो है वो कम है, अल्फा कॉपर का क्या है, ज़्यादा है। अब ये बात बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं यहाँ से कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, इफ दिस मटेरियल इज फ्री टू एक्सपैंड, यदि इस मटेरियल को हम, आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, इस मटेरियल को यदि फ्री टू एक्सपैंड छोड़ दें, बिल्कुल भी टेम्परेचर इंक्रीज करें, पूरे कंपोजिट बार का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और मटेरियल को फ्री टू एक्सपैंड यदि छोड़ दिया जाए, मतलब बिल्कुल भी इधर से रेस्ट्रिक्शन ना हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, है ना, यानी कि कोई फिक्स यहाँ पे नहीं है, कोई दीवार नहीं है ऐसा समझे, तो ये फ्री एक्सपैंड कर जाएगा। या फिर आप ऐसे समझे, यहाँ पे दीवार को छोड़िए, या फिर ऐसे कि कॉपर आपका जो है वो बिल्कुल भी स्टील के साथ फिक्स नहीं है, फ्री टू एक्सपैंड है। कॉपर और स्टील एक दूसरे के साथ रिजिडली फिक्स्ड नहीं है बिल्कुल भी मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा, तो ऑब्वियस है कॉपर का लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होने की वजह से कॉपर रैपिडली एक्सपैंड करेगा एज कंपेयर टू दी स्टील। स्टील आपका देखिए, स्टील का कौन सा पोर्शन है, देखिए यहाँ पे रेड से दिखा दे रहे हैं, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये किसका पोर्शन है, स्टील का पोर्शन जो सामने से दिख रहा है आपको। तो रैपिडली कौन एक्सपैंड करेगा, रैपिडली जो एक्सपैंड करेगा वो कॉपर आपका रैपिडली एक्सपैंड करेगा, मतलब कि कॉपर कुछ इस तरीके से रैपिडली क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, देखिए कॉपर क्या हो गया, कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होने की वजह से कॉपर रैपिडली एक्सपैंड कर गया। कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए यहाँ से दोनों को कंपेयर करके, ये ए पॉइंट था, ये वाला आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है ना, ए बी वैसे ही है, ए बी पॉइंट। अब हुआ क्या, तो देखिए ये कितना अमाउंट से इंक्रीज कर गया। आप कहेंगे सर ये जो अमाउंट इंक्रीज किया है, देखिए इतना ना, ये ब्लैक कलर से दिखाए हैं, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं डेल एल, है ना, डेल एल जो है ये किसका डेल एल का वैल्यू है, तो डेल एल थर्मल का वैल्यू है और किसके लिए है, ये कॉपर के लिए है। तो डेल एल थर्मल, आप कहेंगे सी यू का मतलब क्या हुआ, डेल एल थर्मल कॉपर के लिए, डेल एल थर्मल कॉपर के लिए, कॉपर एक्सपैंड कर गया। लेकिन जो स्टील होगा आपका, वो स्टील का थर्मल कोएफिशिएंट जो है कम है, तो ये जो एक्सपैंड करेगा, सपोज कीजिए यहाँ तक कुछ एक्सपैंड किया, कुछ तो एक्सपेंशन होगा, देखिए रेड कलर से आपको दिखाए हैं, ये एक्सपेंशन हो रहा है इतना अमाउंट का, इतना अमाउंट का इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, विजिबल होगा। तो देखिए हुआ क्या है, बी से जो है कौन पोजीशन चला गया आपका, B1 पोजीशन चला गया, कौन आपका कॉपर चला गया, और ये जो हुआ वो बी से कहाँ पे पहुंच गया, तो बी से सपोज कीजिए ये B2 पोजीशन हो गया, ये बी से क्या हो गया, B2 पोजीशन हो गया। ये कब हुआ कंडीशन, पहले तो ये समझिए, देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पे यदि आप लिखें ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये किसका है, डेल एल, तो डेल एल आप कहेंगे कि ये डेल एल थर्मल है, किसका है, तो ये आपका स्टील का है, ये डेल एल थर्मल किसका है, स्टील का है। फ्री एक्सपेंशन का वैल्यू है, देखिए इतना अमाउंट में जो है यदि इसको फ्री टू एक्सपैंड छोड़ दिया गया, पूरा मेंबर को फ्री टू एक्सपैंड का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिजिडली फिक्स्ड नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस कंडीशन में डेल एल थर्मल का वैल्यू डेल एल थर्मल स्टील में कम होगा, डेल एल थर्मल कॉपर का ज़्यादा होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है कॉपर का।
देखिए दोनों अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, यानी B से B2 जो हुआ है यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं। अब कह सकते हैं कि B से जो B1 हुआ है ये आपका है डेल एल थर्मल किसका, कॉपर का, और B से जो B2 हुआ है ये किसका है, तो ये डेल एल थर्मल है आपका स्टील का। ये स्टील के लिए है जो कि आप देख पा रहे हैं। एक चीज़ और भी आप कहेंगे, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू कम है। देखिए यहाँ पे लेस देन का दिखाएं, यदि ये दोनों को देखें तो ये वैल्यू आपका लेस देन है स्टील में, ये वैल्यू ग्रेटर देन है। लेस और ग्रेटर का साइन दिखाएं रेड कलर से, आप यहाँ थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, एक्चुअली में ये आपका फ्री टू एक्सपैंड नहीं होता है, मेंबर रिजिडली फिक्स्ड होता है। कंपोजिट बार के केस में दोनों मेंबर या दो से अधिक मेंबर जो होंगे वो रिजिडली एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं, तो यहाँ भी रिजिडली फिक्स्ड होंगे। अब रिजिडली फिक्स्ड होने का मीनिंग हुआ कि क्या ये इस टाइप से फ्री टू एक्सपैंड हो पाएंगे क्या, क्योंकि ये फ्री एक्सपैंड होने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा, रिजिड जो फिक्स होगा उसके वजह से। तो दोनों क्या होगा, दोनों बिल्कुल भी एक ही साथ सेम अमाउंट के साथ एक्सपैंड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, दोनों जब एक दूसरे के साथ रिजिडली फिक्स्ड होगा तो एक ही साथ एलोंगेट होगा, एक ही साथ टेम्परेचर घटने से कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन फ्री टू एक्सपैंड होगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई रिजिड सपोर्ट नहीं है, फ्री टू एक्सपैंड तो जिसका ज़्यादा होगा आगे बढ़ जाएगा, जिसका कम होगा पीछे रहेगा। लेकिन दोनों रिजिडली फिक्स्ड होगा, उस कंडीशन में जो है वो दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और आफ्टर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर दोनों कंपोजिट बार सेम अमाउंट से डिक्रीज होगा लेंथ में, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहाँ पे इंक्रीज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो ये फ्री टू एक्चुअली में फ्री टू एक्सपैंड नहीं हो रहा है। तो फ्री टू एक्सपैंड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक आपका B1 और B2 के बीच में एक कहीं पे एक पोजीशन है और उसका नाम है B3। उसका क्या नाम है, B3। B3 जो है वो एक्चुअल पोजीशन है कि वहीं तक दोनों एक्सपैंड होगा, उससे आगे नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री टू एक्सपैंड नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां तक एक्सपैंड होगा, यानी कि B3 तक होगा। B3 इज योर, देखिए B3 क्या है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, B3 है एक्चुअल पोजीशन। B3 क्या है, एक्चुअल पोजीशन है, यानी यहां तक एक्सपैंड होगा B3 तक। अब यहां से देखिए इंटरेस्टिंग बात, B2 तक एक्सपैंड हुआ है, B1 से B2 सॉरी B से B2 तक एक्सपैंड हुआ है आपका स्टील, B से B1 तक एक्सपैंड हुआ है आपका कॉपर। कॉपर ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, लेकिन एक्चुअल पोजीशन दोनों का रिजिडली फिक्स्ड होने की वजह से, सपोज कीजिए एक्चुअल पोजीशन योर B3, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि बिल्कुल भी जो है वो इस पोजीशन पे दोनों रहेगा रिजिडली फिक्स्ड के वजह से। इसका मतलब है कि कॉपर में एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे कैसे आएगा, कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना होगा। कॉपर को कंप्रेस करना होगा कहाँ तक लाने के लिए, B3 तक लाने के लिए। अब कहेंगे कि सर अभी जो स्टील है आपका B2 तक है, तो B3 तक लाने के लिए इसमें कैसा फोर्स अप्लाई करना होगा, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करना होगा। इसमें कैसा फोर्स, टेंसाइल फोर्स, यानी कि स्टील को आपको खींच करके आपको B3 तक लाना होगा और कॉपर को कंप्रेस करके B3 तक लाना होगा। बिकॉज B3 इज योर एक्चुअल पोजीशन, बिकॉज हियर these two are rigidly fixed to each other, these two are rigidly fixed to each other, so expand और contract जो होगा वो सेम अमाउंट में होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, सेम अमाउंट में होगा, सेम अमाउंट से होगा। तो सेम अमाउंट से होने के लिए आपको स्टील का जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कम है उसमें टेंशन फोर्स अप्लाई करना होगा, जिसका ज़्यादा है उसमें कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पूरा कंपोजिट बार का। तो चलिए अब एक्चुअल पोजीशन पे दोनों आ गया इस तरीके के कॉन्सेप्ट से। क्लियर है, यहाँ तक समझिए। इसको आप एक और भी डायग्राम से समझ सकते हैं। आप एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। ऑब्वियस है कि ये जो B3 पोजीशन है, देखिए यहाँ से डॉटेड लाइन से आपको समझा रहे हैं, तो कितना अमाउंट कंप्रेस करना होगा, यानी बाहर से कितना अमाउंट का फोर्स लगाना होगा। मान लीजिए ऐसा कि बाहर से कितना अमाउंट का कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो उसको बोलेंगे एक्सीएल। तो देखिए इसी का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये होगा डेल एल एक्सियल लोड किसका, तो ये डेल एल एक्सियल लोड किसका होगा,
कॉपर का होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए इसको आगे लाने के लिए यहाँ भी आपको डेल एल अमाउंट का अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे सपोज बना दे रहे हैं डेल एल अमाउंट का, ठीक है। यहाँ पे तो ये डेल एल अमाउंट जो है, देखिए यहाँ पे इसको इधर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा डेल एल अमाउंट किसका होगा, तो ये एक्सियल लोड होगा डेल एल अमाउंट, जो कि किसका होगा, स्टील का होगा। ये किसके लिए होगा, स्टील का। तो स्टील में डेल एल एलोंगेशन होगा, लेकिन कॉपर के लिए डेल एल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स से आप B3 तक ला रहे हैं। क्यों एलोंगेशन स्टील में, क्योंकि B2 से B3 लाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हो रहा है कि B1 से B3 लाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन कॉपर, है ना। लेकिन आप ऐसा समझिए B2 से B3 लाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो हो रहा है वो इलोंगेशन हो रहा है, इलोंगेशन, है ना। इलोंगेशन इन किसमें, स्टील में। स्टील में क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, वहां पे ऐसा होगा, ठीक है। यदि हम टोटल इलोंगेशन का बात करेंगे, अब क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। देखिए इधर कुछ चीज़ों को मिटाते हैं, ये सब बातें आप लिख लीजिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए। एक और डायग्राम से आपको हम समझाते हैं, थोड़ा आसान करते हैं इसको, और भी थोड़ा हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए सपोज कीजिए ये आपका एक मेंबर है, और ये मेंबर जो है एक है आपका कॉपर का और एक है आपका स्टील का है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में, और रिजिडली फिक्स्ड है, आप ऐसे भी समझिए रिजिडली फिक्स्ड है, तो इस कंडीशन में इसको मिटाते हैं। रिजिडली फिक्स्ड होने की वजह से क्या होगा, तो रिजिडली फिक्स्ड होने की वजह से ये जो मेंबर होगा, यदि फ्री टू एक्सपैंड होगा मान लीजिए, तो फ्री टू एक्सपैंड में कौन बड़ा हो जाएगा आपका, तो बड़ा हो जाएगा आपका कॉपर जो है, वो कॉपर आपका बड़ा हो जाएगा। देखिए कॉपर एक्सपैंड कर जाएगा, और स्टील जो है ये Cu है, ये स्टील है, स्टील आपका थोड़ा स्लोली एक्सपैंड करेगा क्योंकि थर्मल कोएफिशिएंट कम होता है। अब देखिए क्या होगा, दोनों को यदि एक पोजीशन पे रखना है तो ऑब्वियस है कॉपर पे आपको कंप्रेसिव फोर्स लगाना होगा, वहां भी देखे हैं, और स्टील पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, टेंसाइल नेचर का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों एक अपना, मान लीजिए ये जो है, सॉरी ये नहीं, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्चुअल पोजीशन है दोनों का, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन जो आपको दिख रहा है ना, AC से दिखा रहे AP एक्चुअल पोजीशन। तो एक्चुअल पोजीशन पे कैसे रहेगा, तो ऑब्वियस है कि एक्चुअल पोजीशन पे रहने के लिए, ये एक्चुअल पोजीशन है, तो एक्चुअल पोजीशन पे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है ना कि एक्चुअल पोजीशन पे तब आएगा जब इस पे आप कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाए हैं, और इसको आप इस पे आप टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाए हैं। दिस इज योर कॉपर, दिस इज योर स्टील, है ना। अब देखिए चूंकि इसको कंप्रेस करेंगे तभी इस पोजीशन तक ला सकते हैं आप, इसको टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तभी इस पोजीशन पे ला सकते हैं। यानी कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है उसमें कंप्रेसिव फोर्स, जिसका कम है उसमें टेंसाइल फोर्स। क्योंकि ये दोनों जो मेंबर है वो दोनों रिजिडली फिक्स्ड है एक दूसरे के साथ। ये दोनों मेंबर जो है वो रिजिडली फिक्स्ड है किसके साथ, एक दूसरे के साथ रिजिडली फिक्स्ड है। रिजिडली का मतलब होता है कि दोनों या तो एक साथ ही एक्सपैंड होगा या एक ही साथ टेम्परेचर घटाने से कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक ही साथ छोटा होगा एक ही साथ बड़ा होगा, क्योंकि दोनों जिगड़ी दोस्त है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दोनों एकदम जिगड़ी दोस्त है। तो एक ही साथ बड़ा होगा एक ही साथ छोटा भी होगा। तो एक ही साथ बड़ा और एक ही साथ छोटा होने के क्रम में आप ये देख पाएंगे कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है वो तो ज़्यादा रैपिडली बड़ा होता ना, लेकिन नहीं होगा क्योंकि दोनों रिजिडली फिक्स्ड है, तो उसको यानी कि उसको कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और जिसका कम है वो बेचारा स्लोली बढ़ेगा तो उस पर टेंसाइल नेचर का फोर्स लगेगा, और दोनों एक ही साथ हमेशा रहेगा। एक पे कंप्रेसिव जो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है उस पे कंप्रेसिव, जो स्लोली बढ़ रहा है उस पे टेंसाइल, और दोनों एक ही पोजीशन पे रहेगा, यानी कि एक ही साथ हमेशा बढ़ता रहेगा और एक ही साथ टेम्परेचर घटाने से छोटा होगा। ये उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। इसको भी मिटाते हैं। यहाँ के बाद देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए, ये दोनों जो है टेम्परेचर बढ़ने का है। सिमिलरली आप टेम्परेचर घटने का भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक बात आप देखिए यहाँ से अब क्या होगा कि यदि दोनों मेंबर एक साथ रिजिडली फिक्स्ड है, इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों एक साथ बड़ा होगा एक साथ छोटा होगा, एक साथ बड़ा होगा
एक साथ छोटा होगा, लेकिन किसी का बिहेवियर है ज़्यादा एक्सपैंड होने का, किसी का बिहेवियर है कम एक्सपैंड होने का। तो जो ज़्यादा एक्सपैंड होना चाहेगा वो उस पर कंप्रेसिव फोर्स, जो कम एक्सपैंड होने का बिहेवियर होगा उस पर टेंसाइल नेचर का फोर्स लगेगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स भी होगा। जैसे कि आप टेम्परेचर घटा दिए तो जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है वो रैपिडली छोटा होगा, जिसका कम है वो स्लोली छोटा होगा। चूंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं कंपोजिट बार का, तो उस कंडीशन में रिवर्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा उस पे टेंसाइल लगेगा, लेकिन जिसका कम होगा उस पे कंप्रेसिव लगेगा। लेकिन यही टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, जिसका ज्यादा है उस पे कंप्रेसिव, जिसका कम है उस पे टेंसाइल। लेकिन टेम्परेचर घटाने से जिसका कम है उस पे कंप्रेसिव लगेगा और जिसका ज्यादा है उस पे टेंसाइल लगेगा। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है ये दोनों में, लेकिन स्ट्रेस का वैल्यू अलग अलग होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं, यहाँ से आप बना ही लिए होंगे। यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन हम समझे कि चूंकि मटेरियल एक ही साथ रिजिडली फिक्स्ड है और एक ही साथ बड़ा होगा एक ही साथ छोटा होगा, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन यदि बातें करें, देखिए यहाँ पे समझिए, एट इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अभी आपको बताया कि दोनों रिजिडली फिक्स्ड होने की वजह से एक्सपैंड करेगा सेम अमाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा सेम अमाउंट में। तो एट इक्विलिब्रियम में पहला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, एक में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा ऑलवेज और एक में टेंसाइल लगेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी, टेम्परेचर घटेगा तब भी, दोनों में टेंसाइल, दोनों में कंप्रेसिव कभी नहीं आएगा इन केस ऑफ कंपोजिट बार, है ना। दोनों में कभी सेम टाइप का स्ट्रेस कभी नहीं होगा। या तो टेम्परेचर अब बढ़ाए तब भी दो मटेरियल के बना हुआ है कंपोजिट, आपका कंपोजिट मतलब दो या दो से अधिक का होगा ही, तो आपका दो मटेरियल यदि है तो दोनों में अलग अलग टाइप का स्ट्रेस होगा 100%। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कॉपर में कंप्रेसिव हो रहा है तो इसी के लिए लिखेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि लोड, आप लोड लिख सकते हैं या फोर्स भी, लोड ऑन कॉपर, है ना। कैसा लोड, तो आप लिख सकते हैं सी लोड। सी लोड का मतलब कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड ऑन कॉपर बराबर टेंसाइल लोड ऑन किसमें, ऑन स्टील। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। दोनों का कि कितना अमाउंट से आप कंप्रेस कर रहे हैं, कितना अमाउंट से कंप्रेस कर रहे हैं, कितना अमाउंट से एलोंगेट कर रहे हैं, दोनों एक ही प्लेस पे रहेगा, दोनों मस्ट बी इक्वल होना चाहिए ये दोनों। तो यहाँ से आप समझिए कंप्रेसिव लोड का वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस किसमें, तो स्ट्रेस आप लिखेंगे किसमें, कॉपर में, और इनटू एरिया ACU का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर का, नोटेशन समझिएगा, इज इक्वल टू स्ट्रेस किसमें, स्टील में, S फॉर स्टील, इनटू AS का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील। यहां से आप समझ सकते हैं कि कॉपर अपॉन जो होगा वो स्टील इज इक्वल टू जो आएगा, है ना, कॉपर अपॉन स्टील इज इक्वल टू जो आएगा, ये एक्चुअली में थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है। ये कॉपर में जो दिख रहा है ये थर्मल स्ट्रेस का ही वैल्यू है। तो कॉपर अपॉन जो स्टील आएगा आपका, वो कॉपर अपॉन स्टील कितना आएगा, तो आप देखिए यहाँ से एरिया का वैल्यू होगा कॉपर अपॉन स्टील, तो स्टील अपॉन क्या होगा, एरिया कॉपर का होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा, हम न्यूमेरिकल भी बनाएंगे बहुत सारे डियर स्टूडेंट, समझिए चीज़ों को। आल्सो एक और कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे वैलिड, कि अभी आपको बताए सेम अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट, सेम अमाउंट में एलोंगेट होगा, एक्सपैंड करेगा, क्योंकि दोनों रिजिडली फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि जो है यानी कि टोटल इलोंगेशन बोलिए या एक्चुअल एलोंगेशन बोलिए, है ना, एक्चुअल एलोंगेशन का वैल्यू दोनों में क्या होगा, सेम होगा। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल जो होगा, टोटल इलोंगेशन, क्यों इलोंगेशन लिख रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का केस लिए है। यदि घटने का होगा तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन आप लिखेंगे। टोटल इलोंगेशन ऑफ किसका, कॉपर, बराबर किस में होगा, टोटल, चूंकि आल्सो ये भी होना चाहिए लाइन, दोनों में सेम होगा, टोटल, क्योंकि दोनों रिजिडली फिक्स्ड है, टोटल इलोंगेशन किसका, ऑफ स्टील का, ये बराबर होगा। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, टोटल इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ। आप कहेंगे कि सर टोटल इलोंगेशन कॉपर का मतलब हुआ कि डेल एल एक तो थर्मल की वजह से हुआ था, लेकिन एक एक्सियल लोड के भी वजह से हुआ है। एक्सियल लोड की वजह से कॉपर में कंप्रेसिव नेचर का हुआ है, कंप्रेसिव नेचर का हुआ है, चूंकि B3 पे लाया गया है, लेकिन स्टील में टेंसाइल नेचर का हुआ है। तो जो यहाँ पे होगा टोटल इलोंगेशन कॉपर में, वो होगा एलोंगेशन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन, आप ऐसे लिखिएगा, एलोंगेशन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन,
एलोंगेशन ड्यू टू किसकी वजह से, फ्री एक्सपेंशन, माइनस चूंकि कॉपर है और कॉपर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसीलिए माइनस हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चूंकि कॉपर को कंप्रेस करके एक्चुअल पोजीशन पे लाया गया है जो कि B3 है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस की जगह पे कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड की वजह से कितना कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू है या फिर एक्सियल डिफॉर्मेशन का वैल्यू, जो भी कहें आप। एक ये हो गया आपका, ये टोटल इलोंगेशन हुआ कॉपर में बराबर टोटल इलोंगेशन किस में, स्टील में। ये Cu मतलब कॉपर है, यहीं पे लिख देते हैं टोटल इलोंगेशन ऑफ कॉपर। तो इसमें भी ऐसे ही होगा ना, इसमें भी आप कहेंगे कि सर एलोंगेशन ड्यू टू किसके वजह से, फ्री एक्सपेंशन, है ना, प्लस होगा क्योंकि स्टील में जो हुआ है एक्सियल लोड की वजह से खींच करके B3 तक लाया गया, इसीलिए यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलोंगेशन ही लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखेंगे। एलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोड की वजह से एलोंगेशन। अब यदि इसका वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या वैल्यू होगा, थोड़ा समझिए चीज़ों को। एलोंगेशन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन, अभी बताए थे आपको, हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए थे कि फ्री एक्सपेंशन का इलोंगेशन का जो वैल्यू होता है यानी कि चेंज इन लेंथ, उसी को इलोंगेशन बोलते हैं। तो इलोंगेशन का वैल्यू होता है अल्फा डेल टी इंटू एल तो सेम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा डेल टी का मतलब टेम्परेचर चेंज और इंटू क्या होगा, एल होगा, फिर माइनस होगा। कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू, कॉन्ट्रैक्शन या इलोंगेशन का वैल्यू क्या होता है, तो एक्सियल लोड की वजह से होता है प्रिज्मेटिक बार में PL अपॉन AE। P जहां पे लोड होता है, P जहां पे क्या होता है, लोड होता है, या फिर PL अपॉन AE के जगह पे आप P अपॉन A के जगह पे स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे स्ट्रेस, कैसा, किसमें स्ट्रेस, तो ऑब्वियस है ये किसमें होगा, कॉपर में होगा, तो कॉपर में स्ट्रेस इंटू एल होगा डिवाइडेड बाय, ये भी कॉन्ट्रैक्शन इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ का वैल्यू लिख रहे हैं, याद रखिए चेंज इन लेंथ का वैल्यू लिख रहे हैं, अपॉन क्या होगा, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, जो कि एक ही किसका होगा, ये ऑब्वियस है कि ये कॉपर का होगा, ध्यान रहे। अच्छा हाँ, अल्फा भी यहाँ पे किसका होगा, कॉपर का होगा, डेल टी तो एक है और लेंथ सेम है इसलिए एल कॉपर लिखने का जरूरत नहीं, एल ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे समझिए अल्फा किसका होगा, एस फॉर स्टील, फिर क्या होगा, डेल टी टेम्परेचर चेंज और इंटू एल प्लस होगा, प्लस किसका, स्ट्रेस, तो सिग्मा स्ट्रेस का नोटेशन सिग्मा स्टील और फिर क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका, स्टील का होगा। अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका होगा, स्टील का होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ के बाद जो है ऊपर मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं, एक इक्वेशन ये था, आप याद रहे यहाँ पे कॉपर में आपका स्ट्रेस का वैल्यू हुआ और ये किस में हुआ, स्टील में आपका स्ट्रेस का वैल्यू हुआ। यहाँ से आप इस सब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कॉपर में आप स्ट्रेस का वैल्यू निकाल सकते हैं और आप स्टील में भी स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से और भी इसको हम अच्छे से यदि लिखें, इसको मिटा देते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं, एक साथ देखिए एल कॉमन है ना, एल को काट सकते हैं क्या, एल कॉमन आकर के कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सजा करके लिखते हैं तो कैसे होगा, तो देखिए अल्फा कॉपर डेल टी होगा आपका और फिर क्या होगा, माइनस अल्फा स्टील, फिर क्या होगा, डेल टी होगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, सिग्मा एस ई एस होगा प्लस सिग्मा कॉपर डिवाइडेड बाय ई किसका होगा, कॉपर का होगा। देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है, आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या दिख रहा है, ये आप समझिए चीज़ों को। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस अपॉन अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ। यहाँ पे भी अल्फा इंटू डेल टी, हम शुरुआत में ही बताए थे थोड़ा सा बेसिक, अल्फा इंटू डेल टी ये थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू है, अल्फा इंटू डेल टी थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि थर्मल स्ट्रेन कॉपर का, थर्मल स्ट्रेन स्टील का है, थर्मल स्ट्रेन कॉपर माइनस थर्मल स्ट्रेन स्टील है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जो हमेशा अप्लाई होगा, आप याद रखेंगे, इसी इक्वेशन को ही याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको एकदम गांठ बांध के रखिए। ये क्या इसके बारे में लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ क्या, थर्मल स्ट्रेन। डिफरेंस किसका है, तो डिफरेंस ऑफ थर्मल स्ट्रेन्स,
है ना। अब याद रहे कॉपर का ज़्यादा था अल्फा का वैल्यू, तो ज़्यादा माइनस कम भी लिखा गया है, डिफरेंस। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे ये भी स्ट्रेन का वैल्यू है, लेकिन स्ट्रेन ड्यू टू एक्सियल लोड का वैल्यू है, आप कह सकते हैं, या एक्सियल डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो इसको आप बोलेंगे स्ट्रेन ड्यू टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेन का वैल्यू है, यानी यहाँ पे आप ऐसे लिखिए सम ऑफ, है ना, सम ऑफ स्ट्रेन्स ड्यू टू एक्सियल लोड। यहाँ पे स्ट्रेन का समेशन है और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू है। इसको और भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि अल्फा सी यू माइनस अल्फा स्टील डेल टी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन इज इक्वल टू एज इट इज रह जाएगा आपका ई एस प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा कॉपर, है ना, डिवाइडेड बाय ई किसका होगा, कॉपर का होगा। आप ये इक्वेशन भी याद रख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट लिखे थे सेकेंड इक्वेशन को, तो आप सिग्मा यानी स्ट्रेस का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। किसमें स्ट्रेस का वैल्यू, तो आप स्टील में भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेस का वैल्यू आप कॉपर में भी निकाल सकते हैं, सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं। और यही वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल में फाइंड करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यही वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इसको आप समझिए, ये वाला इक्वेशन याद रहे आपको, ये इक्वेशन आपका, और फिर एक पहला इक्वेशन यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, चूंकि ये वैल्यू अल्फा का वैल्यू और डेल टी वगैरह सब नोन रहेगा, ई एस ई सी यू कॉपर का अंश मॉडुलस, स्टील का ये सब सारा नोन रहेगा। तो यानी कि स्टील में स्ट्रेस और आप कॉपर में स्ट्रेस निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। एक लोड का इक्वेशन लिखे थे और एक आपका ये इक्वेशन दिख रहा है। अब और भी आपको बताते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और भी यहाँ पे बताते हैं। जो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बात को आप याद रखेंगे, नोट में चीज़ों को आप लिख करके रखेंगे कि नोट का पहला पॉइंट, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा, याद रखिएगा, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस कंडीशन में जो होगा वो आपका किस में कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, तो देखिए सी स्ट्रेस, सी एस का मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और एक लिखते हैं टी एस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा अल्फा जिसका लार्जर होगा, अल्फा जिसका क्या होगा, लार्जर, यानी कि जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसमें कंप्रेसिव होगा, अल्फा जिसका लेस होगा उसमें आपका कि उसमें क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। याद रखिएगा, जिस मटेरियल का अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होगा कंप्रेसिव होगा, जिस मटेरियल का वैल्यू अल्फा का कम होगा उसमें टेंसाइल होगा। जब टेम्परेचर आप क्या करेंगे, पूरे बार का कंपोजिट बार का बढ़ाएंगे, ये कंपोजिट का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। इसका रिवर्स जब आप टेम्परेचर घटा दें तो इस कंडीशन में जो होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस उसमें इंड्यूस होगा, जो अल्फा जिसका क्या होगा, लेस होगा, रिवर्स होगा। अब टेंसाइल स्ट्रेस उसमें इंड्यूस होगा जिसका अल्फा का वैल्यू लार्जर होगा, लार्जर का मतलब आप मोर भी बोल सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर आप याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरूर याद रखेंगे, आप लोग जरूर याद रखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और भी समझें, यदि टेम्परेचर घटेगा उस कंडीशन में भी आप चीज़ों को करके देखिएगा, टेम्परेचर यदि कम होगा तो जहाँ पे टोटल इलोंगेशन लिखे हैं टोटल कॉन्ट्रैक्शन लिखना है आपको, और जहाँ पे लिखे फ्री एक्सपेंशन वहाँ पे फ्री कॉन्ट्रैक्शन लिखना है, और वहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखना है। यानी जहाँ जहाँ पे प्लस है पूरा इक्वेशन में वहाँ माइनस कर दें, यानी जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दें, और जहाँ माइनस है वहाँ पे आपको प्लस कर देना है। आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, भली भांति आप समझ सकते हैं यदि इतना आप समझ गए होंगे। उस कंडीशन में भी आप कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन आपको दिखेगा इंटरेस्टिंग है, वो सेम इक्वेशन आने वाला है, सेम इक्वेशन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यानी इस इक्वेशन ये जो है दोनों के लिए वैलिड होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, सॉरी जब टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग में भी ये वैलिड होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उस कंडीशन में भी ये वैलिड होगा। बस आपको एक चीज़ का याद रखना है कि उस कंडीशन में जो है हमेशा डेल टी का वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव ही पुट करना है। इस इक्वेशन में जब भी डेल टी का वैल्यू यानी कि एलोंगेशन के टाइम में भी डेल टी पॉजिटिव ही पुट करना है। एलोंगेशन में तो पॉजिटिव ही आने वाला है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यदि टेम्परेचर घटेगा तो डेल टी का वैल्यू नेगेटिव आता है, जो कि यहाँ नेगेटिव नहीं पुट करना है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं पुट करना, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। जब आप ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे तो उस कंडीशन में जो होगा ये इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ एक साइन कन्वेंशन होता है।
बस इतना आप ध्यान रखिए, टेम्परेचर घटने पे जिस मटेरियल का अल्फा ज़्यादा होगा उसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ये बात जरूर लिख दीजिएगा, बगल में टेंसाइल होगा, और जिसका अल्फा कम होगा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा, बगल में आंसर में लिख दीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इसमें। लेकिन ये इक्वेशन जो होगा वैलिड फॉर बोथ, दोनों के लिए होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस, फिर आप कॉमन लेंगे, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपका कट ही जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी इक्वेशन जो है वो फाइनली आपको सेम इक्वेशन अपीयर होगा जो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, सेम इक्वेशन दिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड कंपोजिट बार का बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको एक का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर समझ में आया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब जरूर वीडियो को लाइक करें, यदि आपको बहुत अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, उससे चूँकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कैसा लेक्चर लगा और फिर किस टॉपिक पर और भी लेक्चर आपको चाहिए। आप नए होंगे चैनल पर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।